जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग खान सर का पॉकेट जीके का पॉलिटी कवर करेंगे लोग। तो जिसमें आज का टॉपिक हम लोग का रहने वाला है राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 165 में इसका वर्णन किया गया है राज्य का महाधिवक्ता का। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि या कानूनी अधिकारी होता है जो राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह या परामर्श देता है। अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 165 का 1 के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता अर्हता रखने वाले व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। जो महाधिवक्ता होते हैं वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। राज्य मंत्री परिषद के त्यागपत्र की स्थिति में उसे भी त्यागपत्र देना अनिवार्य है। किसे? महाधिवक्ता को भी त्यागपत्र देना अनिवार्य है, क्योंकि नियुक्ति मंत्री परिषद, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति मंत्री परिषद की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? राज्यपाल के द्वारा होती है। महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है। किसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है। तथापि उसे विधानमंडल में विधि विषयक स्पष्टीकरण के लिए बुलाया जा सकता है। जब कभी ऐसा होता है तो उसे विधानमंडल में बोलने तथा उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है, किंतु वह उसमें अपना मतदान नहीं कर सकता है। और इसका वर्णन किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 177 में इसका वर्णन किया गया है। वह उन सब कार्यों को करता है जो विधि द्वारा उसके लिए निर्धारित किए जाते हैं। वह राज्य सरकार का सर्वोच्च वैधानिक परामर्शदाता यानी कि कानूनी सलाहकार है तथा राज्य सरकार की ओर से सभी प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी अभियोगों का मतलब यानी कि मुकदमे या मामले में सरकार की ओर से वह अभियोग लगाता है। विभिन्न विभागों द्वारा विधेयकों के जो प्रारूप तैयार किए जाते हैं वह उनका परीक्षण करता है। उसे राज्य के किसी भी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार होता है। जो राज्य के महाधिवक्ता होते हैं वह राज्य के किसी भी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार रखते हैं। अब वे इनका कार्यकाल एवं पारिश्रमिक देखते हैं। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है और उसे ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त होगा जो राज्यपाल अवधारित यानी कि निर्धारित करेंगे। अब महाधिवक्ता के योग्यताओं को देखते हैं लोग। महाधिवक्ता राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है, इसलिए उसकी योग्यताएं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है। वह भारत का नागरिक हो। वह किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष 10 वर्ष तक अधिवक्ता यानी कि वकील रह चुका हो या 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो। अब इनके शपथ के बारे में देखते हैं लोग। राज्य के महाधिवक्ता को शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। किसके द्वारा दिलाई जाती है? राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। त्यागपत्र, महाधिवक्ता अपना त्यागपत्र राज्यपाल को संबोधित करते हुए राज्यपाल को देता है। महाधिवक्ता अपना त्यागपत्र किसे सौंप सकता है या दे सकता है? तो राज्यपाल को दे सकता है। अनुच्छेद 166 के अनुसार महाधिवक्ता राज्य सरकार के कार्यों का संचालन करेगा। अनुच्छेद 167 के अनुसार महाधिवक्ता मुख्यमंत्री के कार्य तथा मुख्यमंत्री व राज्यपाल को सभी प्रशासनिक व विधायी कार्यों के बारे में बताएगा। उसके बाद अगला लेसन शुरू होता है उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। राज्य न्यायपालिका को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं लोग। पहला उच्च न्यायालय और दूसरा हो जाएगा अधीनस्थ न्यायालय। और उच्च न्यायालय का उल्लेख भाग 6 में किया गया है और अध्याय 5 में, और इसका प्रावधान अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक है। उच्च न्यायालय का प्रावधान यानी कि वर्णन संविधान के अनुच्छेद 214 से लेकर 231 से तक में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख भाग 6 में है और अध्याय 6 में, और इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 से लेकर 37 में अधीनस्थ न्यायालय का वर्णन किया गया है। भारत में सर्वप्रथम 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई। वर्ष 1866 ईस्वी में चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना इलाहाबाद में हुई। कहाँ पे? इलाहाबाद में। कालक्रमेण ब्रिटिश भारत के प्रत्येक प्रांत का अपना उच्च न्यायालय बन गया।
अब अनुच्छेद के हिसाब से देखते हैं लोग। अनुच्छेद 214 क्या कहता है कि राज्यों के लिए एक के उच्च न्यायालय होगा, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालयों का गठन के बारे में दिया गया है अनुच्छेद 216 में। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्त के बारे में वर्णन किया गया है अनुच्छेद 217 में। अनुच्छेद 218 उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों को लागू होना। उसके बाद है अनुच्छेद 219 क्या कहता है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 220 अस्थायी न्यायाधीश से रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन। अनुच्छेद 221 न्यायाधीशों के वेतन आदि के बारे में वर्णन किया गया अनुच्छेद 221 में। अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण। अनुच्छेद 223 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 का क उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 225 विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता। अनुच्छेद 226 कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 226 को निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 226 को क्या कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। अब है अनुच्छेद 227। अनुच्छेद 227 क्या कहता है कि सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 228 कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण। अनुच्छेद 228 के क निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 229 उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। अनुच्छेद 230 उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार। अनुच्छेद 231 क्या कहता है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 232 को निरस्त कर दिया गया है। 7वें संविधान संशोधन 1956। 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1956 में हुआ था और उसके द्वारा संसद को अधिकार दिया गया कि वह 2 या 2 से अधिक के राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए साझे उच्च न्यायालय का भी गठन कर सकती है 1966 के द्वारा। यानी कि 1966 में ऐसा किया भी गया था। वर्तमान में देश में 25 उच्च न्यायालय है। वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो 25 उच्च न्यायालय हैं। इनमें से 4 उच्च न्यायालय ऐसे हैं जो साझे उत्तर यानी कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का मामला देखते हैं। इनमें से 4 उच्च न्यायालय ऐसे हैं जो साझे उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं। दिल्ली एकमात्र एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका स्वयं का उच्च न्यायालय है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली एकमात्र एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका स्वयं का उच्च न्यायालय है। अन्य संघ राज्य क्षेत्र विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायिक क्षेत्र में आते हैं। 25वें उच्च न्यायालय के रूप में आंध्र प्रदेश के अमरावती में न्यायालय की स्थापना की गई है। यह 1 जनवरी 2019 से कार्यरत है। आंध्र प्रदेश के लिए एक पृथक उच्च न्यायालय की स्थापना के प्रस्ताव को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 5 नवंबर 2018 को स्वीकृति प्रदान की गई। अब अगला टॉपिक है कि उच्च न्यायालय का गठन, इसका गठन कैसे होता है उसको देखते हैं लोग। अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और उतने अन्य न्यायाधीश होंगे जितने आवश्यकता अनुसार समय समय पर राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। न्यायाधीशों की संख्या का संविधान में उल्लेख नहीं है। न्यायाधीशों की संख्या का संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। इसे राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया है। किसके विवेक पर? राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया है। प्रत्येक उच्च न्यायालय एक मुख्य न्यायाधीश तथा उतने अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जितने आवश्यकता अनुसार राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएं। न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब है अगला टॉपिक, न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में देखते हैं लोग और इसका वर्णन अनुच्छेद 217 का 1 में किया गया है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित के परामर्श से की जाती है। तो किसके परामर्श से की जाती है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति निम्नलिखित से परामर्श करता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश से, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से। अब योग्यता देखते हैं लोग, योग्यताएं। अनुच्छेद 217 का 2, अनुच्छेद 217 के क्लॉज 2 में
उच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद पर नियुक्ति हेतु निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? तो वो भारत का नागरिक हो, और ये दूसरा योग्यता है 10 वर्ष लगातार किसी उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालय में अधिवक्ता रह चुका हो। अब है अगला नोट पॉइंट, देखते हैं लोग। संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों हेतु न्यूनतम आयु यानी कि कम से कम आयु का उल्लेख नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के विपरीत उच्च न्यायालयों में प्रसिद्ध न्यायविद की नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 217 का 3 के अंतर्गत किसी न्यायाधीश की आयु संबंधी प्रश्न का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद किया जाता है। अब न्यायाधीशों के शपथ के बारे में अनुच्छेद 219 में वर्णन किया गया है। शपथ देखते हैं लोग। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा संविधान की तीसरी अनुसूची में वर्णित प्रारूप के अनुसार शपथ दिलवाई जाती है। वेतन एवं भत्ते देखते हैं लोग। इसका वर्णन अनुच्छेद 221 में किया गया है। वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,50,000 प्रतिमाह तथा अन्य न्यायाधीशों को 2,25,000 प्रतिमाह वेतन दिया जाता है। न्यायाधीशों का वेतन संसद निर्धारित करती है। न्यायाधीशों का वेतन कौन निर्धारित करता है? तो संसद निर्धारित करती है। सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश यानी कि रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश से उनके अंतिम माह यानी कि अंतिम महीना के वेतन का 50% कितना प्रतिशत? 50% प्रतिमाह पेंशन पाने के हकदार हैं। न्यायाधीश के वेतन तथा पद की शर्तों में उनके हित के विरुद्ध कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के निश्चित कार्यकाल का निर्धारण नहीं है। तथापि इस संबंध में 4 प्रावधान दिए गए हैं। कितने प्रावधान दिए गए हैं? 4 प्रावधान दिए गए हैं। तो पहला प्रावधान देखते हैं लोग कि वह 62 वर्ष की आयु तक पद पर रहता है। कितने वर्ष तक? 62 वर्ष की आयु तक पद पर रहता है। दूसरा प्रावधान है कि राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। तीसरा प्रावधान है कि राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर उसे पद से हटा सकता है। और चौथा प्रावधान क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने या अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरण होने पर वह वर्तमान न्यायालय में अपना पद छोड़ देता है। उसके बाद नियुक्ति देखते हैं लोग। अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI यहाँ पे जे होना चाहिए यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एवं राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाता है। परामर्श प्रक्रिया, अगला टॉपिक है परामर्श प्रक्रिया। इसको देखते हैं लोग। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सिफारिश एक कॉलेजियम द्वारा की जाती है। यहाँ पे फ नहीं होगा, क होगा। कॉलेजियम द्वारा की जाती है जिसमें CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। यह प्रस्ताव 2 वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श से संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति इस नीति के आधार पर की जाती है कि राज्य का मुख्य न्यायाधीश संबंधित राज्य से बाहर का होगा। उसके बाद है न्यायाधीशों का स्थानांतरण यानी कि तबादला, एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में तबादला करना। अनुच्छेद 222 में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जा सकता है। उच्च न्यायालय की शक्तियाँ, अब उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की शक्तियों को देखते हैं लोग। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, पहला क्या है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन कौन से मामले आते हैं उसको देखते हैं लोग। वे मामले जिनमें सीधे उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट जा सकते हैं, ऐसे मामले निम्नलिखित हैं। जैसे मूल अधिकार के परिवर्तन संबंधित मामले में डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं। अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित कोई ऐसा विषय जिसमें संविधान की व्याख्या संबंधी प्रश्न निहित है।
तीसरा क्या है कि संसद सदस्य व राज्य विधानमंडल सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवाद भी हो तो हाईकोर्ट जा सकते हैं डायरेक्ट। राजस्व संग्रहण एवं अन्य राजस्व मामलों में विवाह, तलाक, वसीयत, कंपनी कानून आदि मामले में, न्यायिक अवमानना संबंधित मामले, अधिक धनराशि वाली जैसे सिविल मामलों में 4 उच्च न्यायालयों को प्रारंभिक के मूल क्षेत्राधिकार प्राप्त है, जैसे कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, दिल्ली उच्च न्यायालय। उसके बाद एक नोट पॉइंट देखते हैं लोग कि प्रारंभ में कलकत्ता, बम्बई व मद्रास उच्च न्यायालय को आपराधिक मामलों में भी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार था, जिसे आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 द्वारा समाप्त कर दिया गया। अब है दूसरा अपीलीय क्षेत्राधिकार। दूसरा शक्ति है अपीलीय क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालय मूलतः अपीलीय न्यायालय है। उच्च न्यायालय क्या है तो मूलतः यह अपीलीय न्यायालय है जो अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनता है। यह सिविल तथा आपराधिक के दोनों मामलों में अपील सुन सकता है, जिसमें पहला है सिविल मामले संबंधित अपील। निर्धारित सीमा से अधिक राशि वाले मामलों में सभी अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, चाहे वह मामला कानून से संबंधित हो या फिर तथ्य से संबंधित हो। ऐसे मामले जिसमें विधि का सारवान प्रश्न निहित हो के संबंध में जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। दूसरा क्या है कि आपराधिक मामले संबंधित अपील में 7 साल से अधिक सजा वाले मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। मृत्युदंड संबंधी मामलों की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक है, चाहे पीड़ित ने अपील किया हो या नहीं। यानी कि मृत्युदंड संबंधित अगर मामला है तो उसकी पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक है, चाहे अगर जिसे मृत्युदंड दिया जा रहा है वह अपील किया हो या नहीं किया हो, उसके बाद भी इसकी पुष्टि कौन करेगा? हाईकोर्ट करता है। तीसरा क्षेत्राधिकार है कि न्यायादेश या रीट संबंधी क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन तथा किसी अन्य प्रयोजन हेतु रीट, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, आदेश या निर्देश जारी कर सकता है। उसके बाद है अभिलेख न्यायालय देखते हैं लोग, और इसका वर्णन अनुच्छेद 215 में किया गया है। अभिलेख न्यायालय का वर्णन अनुच्छेद 215 में किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की भांति उच्च न्यायालयों को भी अभिलेख न्यायालय संबंधी एक न्यायिक अवमानना मामलों में दंड देने की शक्ति प्राप्त है। अगला टॉपिक है न्यायिक अवमानना पद संविधान में परिभाषित नहीं है। जो न्यायिक अवमानना पद है वह संविधान में क्या है? परिभाषित नहीं है। इसे न्यायिक अवहेलना अधिनियम 1971 में परिभाषित किया गया है। न्यायिक अवमानना 2 प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार का होता है? तो यह 2 प्रकार का होता है। सिविल अवमानना, जानबूझकर न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं करना। पहला क्या हो जाएगा? सिविल अवमानना, जिसमें जानबूझकर न्यायालय के आदेशों का पालन ना करना, यह होता है सिविल अवमानना। दूसरा होता है आपराधिक अवमानना। दूसरा क्या होता है? आपराधिक अवमानना, न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध ऐसे लेख प्रकाशित करना जो न्यायालय के सम्मान में ठेस पहुंचाए। दूसरा बात इसके अंतर्गत क्या आ गया कि न्यायिक कार्रवाई में हस्तक्षेप या दुराग्रह करना। तीसरा है कि न्यायिक कार्रवाई में अवरोध या बाधा उत्पन्न करना। 5वां शक्ति देखते हैं लोग हाईकोर्ट का कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति। सर्वोच्च न्यायालय की भांति उच्च न्यायालयों को भी न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति प्राप्त है। उसके बाद है अगला शक्ति है अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, और इसका वर्णन अनुच्छेद 215 में किया गया है। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालयों को अधीनस्थ न्यायालयों जैसे जिला, अधीनस्थ न्यायालय क्या होते हैं? जैसे जिला तथा उसके नीचे के न्यायालयों पर नियंत्रण की व्यापक शक्ति प्राप्त है।
जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है, उसी प्रकार उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट के कानून उन सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकारी है जो उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं। पर्यवेक्षण संबंधी अधिकार, अगला अधिकार है पर्यवेक्षण संबंधी अधिकार। ये क्या होता है उसको देखते हैं लोग। उच्च न्यायालय को अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी न्यायालयों व सहायक न्यायालयों के क्रियाकलापों के पर्यवेक्षण का अधिकार है। उसके बाद है न्यायाधीशों को हटाना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए विहित है, अर्थात इन्हें भी केवल दो आधारों पर हटाया जा सकता है। पहला असमर्थता के आधार पर, दूसरा साबित कदाचार के आधार पर। उच्च न्यायालय संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखते हैं लोग। अनुच्छेद 214 में क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 214 के अनुसार राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 215 अभिलेख न्यायालय, अनुच्छेद 215 में किसका वर्णन है कि जो हाई कोर्ट होता है वो अभिलेख न्यायालय होता है। उसके बाद है अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय का गठन। उच्च न्यायालय के गठन के बारे में वर्णन किया गया है अनुच्छेद 216 में। अनुच्छेद 217 में नियुक्ति व पद संबंधित शर्तें दी गई हैं। अनुच्छेद 219 शपथ एवं प्रतिज्ञान दिया गया है। उसके बाद अगला टॉपिक है उच्च न्यायालय अधिकारिता तथा स्थान। उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था और उसके राज्य क्षेत्र अधिकारिता यानी कि उसके राज्य क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, और वह जो हाई कोर्ट है यानी कि उच्च न्यायालय है उसका मूल स्थान क्या है, और ये उसका खंडपीठ यानी कि कौन कौन से राज्यों का वह मामला देख सकता है। जिसमें सबसे पहला है कलकत्ता हाई कोर्ट। इसकी स्थापना 1862 में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी तो 1862 ईस्वी में की गई थी। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता में देखते हैं लोग तो पश्चिम बंगाल, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। उसके बाद इसका मूल स्थान कहाँ पे तो कलकत्ता में। खंडपीठ में देखें तो पोर्ट ब्लेयर और जलापाई मूड़ी है। दूसरा है बम्बई हाई कोर्ट। इसकी भी स्थापना 1862 ईस्वी में की गई थी और राज्य क्षेत्र अधिकारिता में महाराष्ट्र, गोवा, दादर एवं नागर हवेली, दमन दीव आते हैं। और इसका मूल स्थान मुंबई में यानी कि जो हाई कोर्ट है कहाँ पे है तो मुंबई में है। नागपुर, पणजी, औरंगाबाद यानी कि इन क्षेत्रों का भी मामला यह बम्बई हाई कोर्ट देखता है। उसके बाद है मद्रास हाई कोर्ट। इसकी भी स्थापना 1862 में की गई थी। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास तीनों हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी तो 1862 ईस्वी में। और इसका राज्य क्षेत्र तमिलनाडु, पुदुचेरी है और इसका मूल स्थान चेन्नई है। मदुरई खंडपीठ है। उसके बाद है इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1866 में की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य क्षेत्र अधिकारिता में उत्तर प्रदेश है। प्रयागराज मूल स्थान है और लखनऊ इसका खंडपीठ है। उसके बाद है कर्नाटक हाई कोर्ट की स्थापना 1884 में की गई थी और कर्नाटक राज्य क्षेत्र अधिकार है बेंगलुरु, मूल स्थान बेंगलुरु है। पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी 1916 में। बिहार और पटना इसका मूल स्थान कहाँ पे है यानी कि पटना में, और राज्य क्षेत्र अधिकार में पूरा बिहार आ जाएगा। उसके बाद है 7वां हाई कोर्ट उड़ीसा। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी और मूल राज्य क्षेत्र अधिकार में देखें तो उड़ीसा, और इसका मूल स्थान कहाँ पे है तो कटक में है। मूल स्थान कहाँ पे है कटक में। उसके बाद है गुवाहाटी हाई कोर्ट। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। राज्य क्षेत्र अधिकार असम, नागालैंड, मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश है। असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश है। मूल स्थान कहाँ पे है गुवाहाटी है और खंडपीठ इसका कहाँ पे है तो कोहिमा, आइजोल, ईटानगर में। राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना 1949 में की गई थी और राजस्थान इसका राज्य क्षेत्र अधिकार है। राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना 1949 में की गई थी और इसका राज्य क्षेत्र अधिकार राजस्थान है और मूल स्थान कहाँ पे है जोधपुर। जयपुर इसका खंडपीठ है यानी कि इसका खंडपीठ कहाँ पे एक और बनाया गया है जयपुर में। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना 1956 में ईस्वी में की गई थी। मध्य प्रदेश इसका राज्य क्षेत्र अधिकार है और जबलपुर मूल स्थान है। ग्वालियर, इंदौर में इसका खंडपीठ है। केरल हाई कोर्ट की स्थापना 1956 में की गई थी। केरल, लक्षद्वीप इसका राज्य क्षेत्र अधिकार है। एर्नाकुलम इसका मूल स्थान है। उसके बाद है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की स्थापना 1957 में की गई थी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख इसका राज्य क्षेत्र अधिकार है और श्रीनगर इसका मूल स्थान है। जम्मू में इसका खंडपीठ है। उसके बाद है गुजरात हाई कोर्ट की स्थापना 1960 में की गई थी। गुजरात हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी 1960 में। अहमदाबाद और इसका मूल स्थान नहीं है यानी कि राज्य क्षेत्र अधिकार कहाँ पे है तो अहमदाबाद है।
उसके बाद देखते हैं लोग दिल्ली हाईकोर्ट की स्थापना 1966 ईस्वी में की गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई थी? 1966 में। और इसका राज्य क्षेत्र अधिकार दिल्ली है और मूल स्थान कहाँ पे है? दिल्ली है। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट की स्थापना 1966 में की गई थी। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ इसका राज्य क्षेत्र अधिकार है। चंडीगढ़ मूल स्थान यानी कि हाईकोर्ट कहाँ स्थित है? तो चंडीगढ़ में। हिमाचल प्रदेश से हाईकोर्ट की स्थापना 1971 में की गई थी। हिमाचल प्रदेश राज्य क्षेत्र अधिकार है और मूल स्थान कहाँ पे है? शिमला में। उसके बाद है सिक्किम हाईकोर्ट की स्थापना 1975 में की गई थी। सिक्किम हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई थी? 1975 में। सिक्किम इसका राज्य क्षेत्र अधिकार है और गंगटोक इसका मूल स्थान है। छत्तीसगढ़, उसके बाद है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की स्थापना 2000 ईस्वी में की गई थी। उत्तराखंड की भी 2000 में की गई थी और झारखंड हाईकोर्ट की भी स्थापना 2000 में की गई थी। यानी कि यह तीनों राज्यों की हाईकोर्ट की स्थापना 2000 ईस्वी में की गई थी। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़ का राज्य क्षेत्र अधिकार छत्तीसगढ़ ही होगा, उत्तराखंड का उत्तराखंड और झारखंड का झारखंड। छत्तीसगढ़ का मूल स्थान बिलासपुर में है, उत्तराखंड का नैनीताल में, झारखंड का रांची में। उसके बाद देखते हैं लोग मेघालय हाईकोर्ट की स्थापना 25 मार्च 2013 को हुई थी और मेघालय इसका राज्य क्षेत्र अधिकार है। शिलोंग इसका मूल स्थान है। मणिपुर हाईकोर्ट की स्थापना 25 मार्च 2013 ईस्वी को की गई थी। मणिपुर इसका राज्य क्षेत्र अधिकार है। इम्फाल इसका मूल स्थान है। उसके बाद है त्रिपुरा हाईकोर्ट की स्थापना 26 मार्च 2013 को की गई थी। 26 मार्च 2013 को त्रिपुरा इसका राज्य क्षेत्र अधिकार है और अगरतला इसका मूल स्थान है। तेलंगाना हाईकोर्ट की स्थापना 1 जनवरी 2019 को की गई थी और तेलंगाना राज्य क्षेत्र है और हैदराबाद इसका मूल स्थान है। उसके बाद है अंतिम हाईकोर्ट की स्थापना आंध्र प्रदेश में की गई थी 1 जनवरी 2019 को और राज्य क्षेत्र अधिकार में देखें तो आंध्र प्रदेश और मूल स्थान क्या हो जाएगा? अमरावती। अभी अगला लेसन शुरू होता है अधीनस्थ न्यायालय। अगला लेसन का नाम क्या है? अधीनस्थ न्यायालय। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 233 से लेकर 237 तक अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन एवं इनके कार्यपालिका से स्वतंत्रता संबंधी निम्नलिखित प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद के हिसाब से देखते हैं। अनुच्छेद 233 क्या कहता है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का वर्णन अनुच्छेद 233 में किया गया है। अनुच्छेद 233 का क कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का और उनके द्वारा किए गए निर्णयों आदि का विधि मान्यकरण। उसके बाद है अनुच्छेद 234 न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती। अनुच्छेद 235 क्या कहता है कि अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण किसका होगा? इसके बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 236 में निर्वचन दिया गया है। अनुच्छेद 237 कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में अब देखते हैं लोग। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पद स्थापना एवं पदोन्नति राज्यपाल द्वारा, किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श पर की जाती है। किसके परामर्श पर? उच्च न्यायालय के। इनकी योग्यता क्या होती है? योग्यता देखते हैं लोग। केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत ना हो, केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत ना हो, कम से कम 7 वर्ष का अधिवक्ता का अनुभव हो, उसकी नियुक्ति की सिफारिश उच्च न्यायालय द्वारा की गई हो। उसके बाद है अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 234 में इसका वर्णन किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 234 में। राज्यपाल जिला न्यायाधीशों के अलावा राज्य की न्यायिक सेवा के अन्य पदों पर भी नियुक्तियां कर सकता है, परंतु इस संबंध में निम्नलिखित का परामर्श आवश्यक है, जैसे राज्य लोक सेवा आयोग और दूसरा संबंधित उच्च न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। अनुच्छेद 235 में वर्णन किया गया है अधीनस्थ न्यायालयों पर किसका नियंत्रण होगा? उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट को जिला न्यायालय व अन्य न्यायालयों में न्यायिक सेवा से संबंधित व्यक्ति की पदस्थापना, पदोन्नति एवं अन्य मामलों पर नियंत्रण का अधिकार होता है। दीवानी पक्ष देखते हैं लोग। अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय, मुंसिफ अदालत, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो दीवानी पक्ष में। फौजदारी मामला कौन देखता है? तो मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय और न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय। लोक अदालत, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोक अदालत क्या होता है इसको देखते हैं लोग। लोक अदालत एक ऐसा मंच है जहां निम्नलिखित मामले लाए जा सकते हैं। यानी कि लोक अदालत में कौन कौन से मामले लाए जाते हैं उसको देखते हैं लोग। वे मामले जो न्यायालय में लंबित है। दूसरा, वे मामले जो अभी तक न्यायालय के समक्ष नहीं लाए गए हैं। लोक अदालत की अवधारणा अत्यंत प्राचीन है, किंतु स्वतंत्र भारत में इसका सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात में 1982 ईस्वी में किया गया था।
स्वतंत्र भारत में लोक अदालत का सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया गया था? तो गुजरात में। और कब किया गया था? तो 1982 ईस्वी में किया गया था। गांधीवादी दर्शन पर आधारित लोक अदालतें गांधीवादी दर्शन पर आधारित हैं। यह किसके दर्शन पर आधारित होती हैं? तो गांधीवादी दर्शन पर आधारित है, जो विवादों का वैकल्पिक समाधान सुझाती हैं। यहाँ विवादों का समाधान निम्नलिखित तरीके से किया जाता है, जैसे बातचीत करके, मध्यस्थता करके, सुलह या समझौता करके, सहज बुद्धि करके, समस्याओं के प्रति मानवीय दृष्टिकोण के द्वारा। जन अदालत क्या होते हैं? लोक अदालतों को जन अदालत भी कहते हैं। लोक अदालतों को जन अदालतें भी कहते हैं क्योंकि यह आमजन को अनौपचारिक, सस्ता तथा त्वरित न्याय उपलब्ध कराता है। उसके बाद है वैधानिक की स्थिति। वैधानिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987 के द्वारा लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसमें निम्नलिखित उपबंध किए गए हैं, उन उपबंधों को देखते हैं लोग। लोक अदालतों को वही शक्तियाँ प्राप्त है जो सिविल कोर्ट को कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के तहत प्राप्त है। उसके बाद दूसरा, अंतिम व बाध्यकारी फैसला। लोक अदालत द्वारा दिया गया फैसला अंतिम तथा सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा। उसके बाद है नालसा देखते हैं लोग क्या होता है कि कानूनी सहायता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए तथा देश भर में अधिनियम के तहत कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नीति और सिद्धांत प्लस हर राज्य में कानूनी सेवा प्राधिकरण स्थापित करना किसका काम होता है? तो नालसा का काम होता है। इसका कार्य देखते हैं लोग। योग्य लोगों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करना तथा लोक अदालत का आयोजन करना है तथा कानूनी जागरूकता शिविरों का आयोजन करना। उसके बाद है अधीनस्थ न्यायालय में निम्न को शामिल किया जाता है। किन किन को शामिल किया जाता है अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत? तो सबसे पहले आते हैं जिला कलेक्टर, उसके बाद है राज्य की न्यायिक सेवा के अधिकारी, उसके बाद है नगर सिविल न्यायालय। अब है ग्राम न्यायालय क्या होता है? इसकी स्थापना ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत 2 अक्टूबर 2009 को की गई। इसमें दीवानी तथा फौजदारी दोनों मामले लाए जा सकते हैं, दीवानी और फौजदारी। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 2008 में। कब? और 2008 के तहत 2009 में 2 अक्टूबर 2009 में ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई थी। ग्राम न्यायालय के न्यायिक अधिकारी की पात्रता प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट होता है। ग्राम न्यायालयों के फैसलों के विरुद्ध 30 दिन या 1 के माह में अपील की जा सकती है। यानी कि अगर जो ग्राम न्यायालय में फैसले सुनाए जाते हैं, अगर उससे कोई अगर संतुष्ट नहीं है तो उसके विरुद्ध 30 दिन या 1 महीना में अपील की जा सकती है उसके ऊपरी न्यायालय में। परिवार न्यायालय फैमिली कोर्ट क्या होता है? तो भारत में कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत परिवार न्यायालय यानी कि फैमिली कोर्ट का गठन किया गया। इनमें केवल दीवानी मामलों की सुनवाई की जाती है। जो फैमिली कोर्ट होता है उसमें कौन से मामले की सुनवाई की जाती है? तो सिर्फ दीवानी मामलों की सुनवाई की जाती है। दीवानी मामले में जैसे शादी का मैटर हो गया, तलाक का मैटर हो गया, यानी कि घरेलू जो भी हिंसा होते हैं, इसमें मारपीट या चोरी डकैती नहीं रखा जाता है, वो सब फौजदारी मामले होते हैं। जो भी चोरी डकैती या मारपीट हत्या ये सब फौजदारी मामले हो गए। हाल ही में हिमाचल प्रदेश तथा नागालैंड में परिवार न्यायालय फैमिली कोर्ट को मान्यता देने हेतु परिवार न्यायालय संशोधन अधिनियम 2022 लाया गया है। उसके बाद है मोबाइल कोर्ट 2007 में CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जी बालाकृष्णन ने हरियाणा के मेवात जिले हरियाणा के मेवात जिले से मोबाइल कोर्ट का शुभारंभ किया। यह रीचिंग द अनरिच की अवधारणा पर कार्यरत है। फास्ट ट्रैक कोर्ट उसके बाद है फास्ट ट्रैक कोर्ट सन 2000 में 11वें वित्त आयोग की सिफारिश पर जिला एवं अधीनस्थ अदालतों में लंबित मामलों को तेजी से निपटाने हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की गई। उसके बाद हम लोग का अगला चैप्टर का शुरुआत होता है पंचायती राज, यानी कि 24 नंबर चैप्टर है पंचायती राज एवं नगरीय स्वशासन संस्थाएं।
जिसमें स्थानीय प्रशासन स्वशासन, स्थानीय प्रशासन या स्वशासन को देखते हैं लोग। स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है। जो स्थानीय स्वशासन का विषय है वह किस सूची का विषय है, तो राज्य सूची का विषय है। महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज की अवधारणा पंचायती राज्य से ही संबंधित है। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को, क्योंकि उन्होंने 1882 में स्थानीय संस्थाओं के विकेंद्रीकरण पर एक प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव को स्थानीय प्रशासन या स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1687 में भारत में पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित हुआ था। कहाँ पे स्थापित हुआ था, तो मद्रास में स्थापित हुआ था। अनुच्छेद 40 राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। अनुच्छेद 40 क्या कहता है कि राज्य जो है वह ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। 1952 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 1953 में राष्ट्रीय सविस्तार योजना लागू की थी। इन दोनों कार्यक्रमों की जांच हेतु योजना आयोग ने बलवंत राय समिति की अध्यक्षता में 1957 में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने 1959 में अपनी रिपोर्ट दी थी। बलवंत राय समिति थी वो अपनी रिपोर्ट कब दी थी, तो 1959 में। समिति ने भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण लागू करने की बात कही। इस समिति की रिपोर्ट पर भारत में पहली बार राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव, कहाँ पे बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। मोहनलाल सुखाड़िया उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। यानी कि जब राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था, तो उस समय वहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया थे। और यह जो 2 अक्टूबर डेट निर्धारित किया गया था, यह क्यों निर्धारित किया गया था, क्योंकि इस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था और गांधी जी इसके पक्ष में थे, पंचायती राज व्यवस्था के पक्ष में। बलवंत राय मेहता को भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कहते हैं। भारत में लोकतांत्रिक के विकेंद्रीकरण का जनक किसे कहा जाता है, तो बलवंत राय मेहता को। 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश भारत का दूसरा राज्य बना, जहां संपूर्ण राज्य में पंचायती राज में संस्थाओं की स्थापना की। महात्मा गांधी, इनका कथन क्या है, महात्मा गांधी का कथन देखते हैं लोग कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है। भारत की आत्मा कहाँ बसती है, गाँव में बसती है, इसलिए गाँव को आत्मनिर्भर बनाइए। उसके बाद है पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है कि ये चाहे हजारों गलतियां करें, इन्हें अधिकार दीजिए। 1977 में मोरारजी देसाई सरकार द्वारा अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की बात कही, लेकिन इनकी सिफारिशें कभी लागू नहीं हो सकी। उसके बाद है 1986 में राजीव गांधी सरकार, किसकी सरकार, राजीव गांधी की सरकार द्वारा लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने पहली बार पंचायती राज संस्थाओं की संवैधानिक मान्यता देने की बात कही। इस समिति ने ग्राम सभा को बिना जड़ की घास की संज्ञा दी। जो लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता में समिति गठन की गई थी, उस समिति ने ग्राम सभा को क्या कहा था, तो बिना जड़ की घास की संज्ञा दी थी। राजीव गांधी सरकार द्वारा 1979 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में रखा गया, लेकिन बिल को यानी कि विधेयक को पारित करने से पूर्व ही इस सरकार का कार्यकाल पूरा हो गया और यह जो विधेयक था वह पारित नहीं हो सका। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 73वां संविधान संशोधन अधिनियम होता है 1992 के द्वारा इन संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जाती है। यह अधिनियम संपूर्ण भारत में 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इस कारण से 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 अप्रैल को किस रूप में मनाया जाता है, तो पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप चुनाव करवाने वाला पहला राज्य कर्नाटक था। 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप चुनाव करवाने वाला पहला राज्य कौन था, तो कर्नाटक था। पंचायती राज्य का विकास विभिन्न समितियां, यानी कि इसके लिए कौन कौन सी समिति का विकास किया गया था उसको देखते हैं लोग।
तो सबसे पहली समिति का गठन किया गया था बलवंत राय मेहता समिति। इस समिति का गठन 1953 ईस्वी में किया गया था और इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाने की बात कही थी। उसके बाद है एल एम सिंघी समिति, इसकी स्थापना यानी कि इसका गठन 1986 में किया गया था। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 ईस्वी में किया गया था और इस समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज का व्यवस्था अपनाने को कहा था। उसके बाद है थुंगन समिति की स्थापना या गठन 1988 ईस्वी में किया गया था। 1988 ईस्वी में थुंगन समिति का गठन किया गया था। जीबी के राव समिति का गठन 1985 ईस्वी में किया गया था। गौडगिल समिति का गठन 1988 ईस्वी में किया गया था। ललित माथुर की अध्यक्षता में वर्ष 2001 में एक टास्क फोर्स का गठन, जिससे पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार व प्रकार्य देने के लिए किया गया। उसके बाद है वी रामचंद्रन की अध्यक्षता में वर्ष 2005 में विशेषज्ञ समूह गठित किए गए, जिसे निम्न स्तर पर नियोजन हेतु गठित किया गया। श्रीमती राजवंत संधू की अध्यक्षता में वर्ष 2008 में जिला स्तर पर नियोजन की नियमावली बनाने के लिए कार्यदल है। उसके बाद वी रामचंद्रन की अध्यक्षता में वर्ष 2010 में गठित समिति का संबंध जिला ग्रामीण एजेंसी का पुनर्गठन से संबंध है। मणिशंकर अय्यर की अध्यक्षता में वर्ष 2012 में गठित समिति का संबंध पंचायतों का उत्तोलन करने से है, ताकि सेवाएं व आम वस्तुएं आसानी से पहुंचाई जा सके। उसके बाद हम लोग देखते हैं 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। यह संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1992 में। इसके द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया तथा संविधान में एक नई सूची 11वीं अनुसूची या सूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों हेतु 29 विषय रखे गए। इस अधिनियम द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया जो पंचायतों से संबंधित है। इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार राज्य सरकारें पंचायती राज पद्धति अपनाने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है। इस अधिनियम के प्रावधानों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग है स्वैच्छिक तथा दूसरा भाग है अनिवार्य प्रावधान। यह अधिनियम प्रतिवर्ष लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में परिवर्तित कर जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की संकल्पना को मजबूत बनाता है। उसके बाद है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, यानी कि इस समय कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े गए? तो अनुच्छेद 243 में क्या कर रहा है कि परिभाषा दिया गया है किसकी? तो ग्राम पंचायतों की परिभाषा के बारे में दिया गया अनुच्छेद 243। अनुच्छेद 243A में ग्राम सभा की परिभाषा का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 243B में ग्राम पंचायतों के गठन की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 243C में पंचायतों की संरचना के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 243D में स्थानों का आरक्षण, इसके द्वारा अनुसूचित जातियों और जनजातियों को उनकी जनसंख्या या जनसंख्या के अनुपात में तथा महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है। उसके बाद देखते हैं लोग अनुच्छेद 243E पंचायती की अवधि कितनी होगी उसको देखते हैं लोग। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होगा। यदि किसी कारण से पंचायत भंग हो जाती है या होती है तो 6 माह के अंदर चुनाव करवाना आवश्यक होगा। अनुच्छेद 243F सदस्यों की अयोग्यता के बारे में देखते हैं लोग। यदि किसी सदस्य को विधानमंडल के चुनाव के लिए अयोग्य घोषित किया है तो वह पंचायत चुनाव के लिए अयोग्य होगा, यानी कि वह अगर विधानमंडल के द्वारा उसे अयोग्य घोषित किया गया है तो वह पंचायत चुनाव में भी अयोग्य हो जाएगा। उसके बाद ये देखते हैं लोग अनुच्छेद 243G। अनुच्छेद 243G क्या कहता है? पंचायतों की शक्तियाँ और अधिकार व जिम्मेदारियों के बारे में वर्णन किया गया है अनुच्छेद 243G में। अनुच्छेद 243 का H में पंचायतों को
कर लगाने व कोष इकट्ठा करने की शक्ति दी गई है अनुच्छेद 243 में। अनुच्छेद 243 आई वित्तीय स्थिति की समीक्षा हेतु वित्त आयोग का गठन। उसके बाद है अनुच्छेद 243 जे में पंचायतों की लेखाओं का परीक्षण। अनुच्छेद 243 के में किसका वर्णन है, तो पंचायतों के चुनाव का वर्णन किसमें किया गया है, अनुच्छेद 243 के में। अनुच्छेद 243L, अनुच्छेद 243L में संघ शासित प्रदेशों में लागू, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था संघ शासित प्रदेशों में लागू होगा, इसका वर्णन अनुच्छेद 243L में किया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 243M में कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना, यानी कि कुछ क्षेत्र भी निर्धारित किया गया है जहाँ पे यह लागू नहीं हो सकता है। उसके बाद है अनुच्छेद 243N में पंचायत व उपबंध नियमों का जारी रहना। अनुच्छेद 243O चुनावी मामलों में कोर्ट के अवरोध पर रोक। उसके बाद है प्रमुख विशेषता देखते हैं लोग, त्रिस्तरीय प्रणाली की प्रमुख विशेषता, यह अधिनियम सभी राज्यों के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रावधान करता है। पहला ग्राम, माध्यमिक तथा जिला स्तर पर पंचायत, किंतु जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है माध्यमिक स्तर पर पंचायतों का गठन आवश्यक नहीं है। यानी कि अगर जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो वहाँ पे माध्यमिक स्तर पर पंचायतों का गठन आवश्यक नहीं है। यह अधिनियम पूरे देश में पंचायती राज की संरचना में समरूपता स्थापित करता है। क्या स्थापित करता है, तो समरूपता स्थापित करता है। उसके बाद देखते हैं लोग हम लोग ये त्रिस्तरीय संरचना में, तो गांव के स्तर पर देखते हैं लोग गांव, तो इसकी संस्था यानी कि ग्राम पंचायत होती है गांव के स्तर पर, और अध्यक्ष कौन होता है, तो अध्यक्ष इसका सरपंच होता है। प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे ग्राम सेवक होते हैं, और ग्राम पंचायत का बैठक कितने दिनों में होना चाहिए, तो 15 दिनों में इसकी बैठक हो जानी चाहिए। उसके बाद है खंड, यानी कि प्रखंड स्तर पर देखते हैं लोग, तो इसकी संस्था कौन हो जाएगी, पंचायत समिति। और इस पंचायत समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधान होते हैं। और प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कौन काम करते हैं, तो खंड विकास अधिकारी कार्य करते हैं। और इसकी बैठक 1 महीना में होनी चाहिए, हर 1 महीना में इसकी बैठक होनी चाहिए पंचायत समिति की। जिला स्तर पर देखते हैं तो जिला परिषद संस्था होती है, और इसके अध्यक्ष कौन रहते हैं, तो जिला प्रमुख होता है। और प्रशासनिक अधिकारी के रूप में मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्य करते हैं, और इसकी बैठक 3 महीने में होनी चाहिए। ग्राम पंचायत एक स्तरीय किस राज्य में लागू है, उसको देखते हैं लोग। तो एक स्तरीय ग्राम पंचायत जम्मू कश्मीर, मणिपुर, त्रिपुरा, केरल, सिक्किम राज्यों में है। ग्राम पंचायत व पंचायत समिति 2 स्तरीय, यानी कि द्विस्तरीय कौन कौन से राज्य में लागू है, तो उड़ीसा, कर्नाटक, असम, हरियाणा राज्यों में द्विस्तरीय ग्राम पंचायत और पंचायत समिति लागू है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद 3 स्तरीय के स्तर पर देखते हैं लोग, तो हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात राज्यों में है। ग्राम पंचायत, अचल पंचायत, आंचलिक परिषद व जिला परिषद, यानी कि 4 स्तरीय में पश्चिम बंगाल राज्य में है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि एक ही राज्य है 4 स्तरीय। अगर पूछ देता है कि 4 स्तरीय स्तर पर ग्राम पंचायत किस राज्य में लागू है, तो पश्चिम बंगाल में। गुजरात की त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाएं ग्राम पंचायत, तालुका समिति तथा जिला परिषद है। मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड में पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड में पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। इन राज्यों में एक स्तरीय जनजातीय परिषदें कार्यरत हैं, यानी कि इन राज्यों में, तीनों राज्यों में एक स्तरीय जनजातीय परिषदें कार्यरत हैं। उसके बाद देखते हैं लोग ग्राम सभा क्या होता है, यह राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित शक्तियों का प्रयोग करेगी। इसमें ग्राम स्तर पर गठित पंचायत क्षेत्र में निर्वाचन सूची में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं। अध्यक्ष एवं सदस्यों का चुनाव, गांव, माध्यमिक तथा जिला तीनों स्तरों पर पंचायतों के सदस्य जनता द्वारा, किसके द्वारा, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। किस रूप में, प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ग्राम स्तर के पंचायत अध्यक्ष का चुनाव राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित तरीके से होता है, जबकि माध्यमिक व जिला स्तर के पंचायत अध्यक्ष का चुनाव, अपने सदस्यों में से अप्रत्यक्ष रूप से, किस रूप में, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य द्वारा किया जाता है। सीटों का आरक्षण, एसटी यहाँ पे एससी होना चाहिए, एक एससी और एक एसटी को पंचायत के तीनों स्तरों पर उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण प्राप्त है। राज्य
राज्य विधानमंडल SC ST को पंचायतों में अध्यक्ष पद पर आरक्षण देगा। महिलाओं के लिए सदस्य तथा अध्यक्ष पदों पर 1/3 कितना 1/3 आरक्षण का प्रावधान है पंचायत के तीनों स्तर पर, यानी कि महिलाओं के लिए पंचायत के तीनों स्तरों पर 1/3 का आरक्षण प्राप्त होता है। यह अधिनियम राज्य विधानमंडल को अधिकृत करता है कि वह पिछड़े वर्गों के लिए पंचायत अध्यक्ष कार्यालय में किसी भी स्तर पर आरक्षण की व्यवस्था करे। उसके बाद है पंचायतों का कार्यकाल। पंचायतों का कार्यकाल देखते हैं लोग। सभी स्तरों पर पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है। कितना वर्ष निर्धारित है? तो 5 वर्ष निर्धारित है, किंतु इसे समय से पूर्व भी विघटित किया जा सकता है, यानी कि इसे अगर समय से पहले भी इसका भंग किया जा सकता है, विघटित किया जा सकता है। पंचायतों के लिए नए चुनाव 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पूर्व करा लिए जाते हैं। यदि पंचायत का विघटन हुआ हो तो 6 माह के अंदर चुनाव कराए जाएंगे। अगर पंचायत का विघटन हो जाता है तो कितने महीने के अंदर नए चुनाव कराए जाएंगे? तो 6 महीना के अंदर। यदि पंचायत का विघटन यानी भंग हुआ है तो नई पुनर्गठित पंचायत शेष अवधि के लिए कार्य करेगी, ना कि 5 वर्ष के लिए। यानी कि अगर यदि पंचायत का विघटन हो जा रहा है और नया चुनाव कराया जाता है तो जो नया चुनाव करके जो भी मुखिया या पंचायतों के तीनों स्तर पे अध्यक्ष आएंगे वह 5 वर्षों के लिए नहीं होते हैं, यानी कि अगर शेष अवधि बची रहती है उसके लिए कार्य करते हैं, ना कि 5 वर्षों के लिए। पंचायती राज्य का सदस्य बनने के लिए आवश्यक है कि वह व्यक्ति 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। उसके बाद अगला टॉपिक है राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायतों के चुनाव की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग 243R की होती है। वह चुनावी प्रक्रिया की तैयारी की देखरेख, निर्देशन तथा नियंत्रण करता है एवं मतदाता सूची तैयार करने में भूमिका निभाता है। मतदाता सूची कौन तैयार करता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग। 1996 का पेशा अधिनियम या विस्तार अधिनियम। भूरिया समिति की सिफारिशों के आधार पर दिसंबर 1996 में संसद में पंचायत उपबंध विधेयक अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार पारित किया गया। 1996 का पेशा या विस्तार अधिनियम पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 में 5वीं अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों पर लागू होता है। इसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान में लागू था। बाद में छत्तीसगढ़, झारखंड में लागू हुआ। 2014 तक 10 राज्यों में लागू था। 2014 तक कितने राज्यों में लागू था? तो 10 राज्यों में। हालांकि संसद इन प्रावधानों को कुछ अपवादों तथा संशोधनों सहित उक्त क्षेत्रों पर लागू कर सकती है। इस प्रावधान के अंतर्गत संसद ने पंचायत के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 पारित किया, जिसे कॉन्सेप्ट पेशा एक्ट अथवा विस्तार अधिनियम कहा जाता है। वर्तमान 2014 में भारत में 10 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर पेशा प्रभावित यानी कि पेशा एक्ट प्रभावित किया गया। यह क्षेत्र तेलंगाना, सीमांध्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान है। इनको 10 आदिवासी क्षेत्रों में बांटा गया है, जो 4 राज्यों में स्थित है। असम में 3, मेघालय में 3, त्रिपुरा में 1 और मिजोरम में 3 स्वायत्त जिले हैं। उसके बाद है अगला टॉपिक नगर निगम। 74वां संविधान संशोधन 1992। 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। इस अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 का क तथा अनुच्छेद 243 त या पी से 243 य 6 या जेड जी तक 18 नए अनुच्छेद तथा 12वीं अनुसूची जोड़कर नगरपालिका को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के बाद राज्य सरकारें नगरपालिका पद्धति को अपनाने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है। 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले बड़े नगरों के लिए नगर निगमों की स्थापना की जाएगी। यह शहरी स्थानीय शासन की सर्वोच्च संस्था है। जो नगरपालिका होती है वह शहरी स्थानीय शासन की क्या होती है? सर्वोच्च संस्था होती है। नगर निगम के अध्यक्ष को मेयर या महापौर कहते हैं। जो नगर निगम के अध्यक्ष होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो मेयर या महापौर कहते हैं। नगर निगम के प्रशासनिक अधिकारी को आयुक्त या कमिश्नर कहते हैं। नगर निगम के मेयर का चुनाव सीधे जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क के मताधिकार के आधार पर किया जाता है। लेकिन
लेकिन 2014 के चुनाव में मेयर का चुनाव पार्षदों द्वारा अपने में से बहुमत के आधार पर किया गया। इनकी योग्यता 21 वर्ष या अधिक आयु और नगर निगम की मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। उसके बाद शपथ देखते हैं लोग, इनको शपथ कौन दिलाता है, तो मेयर को जिला कलेक्टर द्वारा पद की शपथ दिलाई जाती है। त्यागपत्र मेयर अपना त्यागपत्र संभागीय आयुक्त को देता है। हटाना यानी कि इन्हें कैसे हटाया जा सकता है, तो मेयर को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव 2 वर्ष से पूर्व नहीं लाया जा सकता है, यानी कि 2 वर्ष से पहले नहीं लाया जा सकता है। इस प्रस्ताव के गिर जाने पर अगला प्रस्ताव तीसरे वर्ष से साधारण बहुमत से लाया जा सकता है। 5 वर्ष के कार्यकाल में अधिकतम 3 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। किसके विरुद्ध, तो मेयर के विरुद्ध। आय का स्रोत, अब देखते हैं लोग आय का स्रोत। राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला अनुदान आय का स्रोत है। राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले ऋण भी शामिल है। विभिन्न प्रकार के कर शुल्क, जुर्माने व भूखंडों के लीज में दिए जाने से प्राप्त राशि। नगर निगम के कार्य कौन कौन से हैं, तो नागरिक सुविधाओं का विस्तार करना, नगरीय सौंदर्यीकरण, सड़कों व पुलों का रखरखाव करना, जन्म मृत्यु पंजीकरण आदि का कार्य क्या होता है, नगर निगम के कार्य होते हैं। उसके बाद है अगला टॉपिक नगर परिषदें क्या होती हैं, तो 1 लाख से 5 लाख तक की आबादी वाले नगरों में नगर पालिका परिषदें स्थापित की जाएगी। नगर परिषद के अध्यक्ष को सभापति कहते हैं। नगर परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, तो सभापति कहते हैं। सभापति का निर्वाचन नगर परिषद के वार्डों के पार्षदों द्वारा किया जाता है। सभापति का चुनाव पहले अप्रत्यक्ष रूप से होता था। पहले किस रूप से होता था, तो अप्रत्यक्ष रूप से होता था, लेकिन वर्ष 2009 में प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा यह चुनाव किया गया। परंतु 2014 में पुनः यह चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुए। पार्षदों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा वयस्क के मताधिकार के आधार पर किया जाता है। उसके बाद हटाना, यानी कि इन्हें सभापति को कैसे हटाया जा सकता है, सभापति को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। नगरीय क्षेत्रों में 2 प्रकार की स्वायत्त शासन संस्थाएं। नगरीय क्षेत्रों में कितने प्रकार की, 2 प्रकार की स्वायत्त शासन संस्थाएं गठित की गई है। पहला है वर्ग नगर पंचायत। पहला वर्ग क्या है, तो नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगमों का, जबकि दूसरे वर्ग में जिला नियोजन समिति और महानगर है। नगर पालिकाओं का गठन, इनका गठन कैसे होता है, तो इस अधिनियम के अनुसार प्रत्येक राज्य में 3 प्रकार की नगर पालिकाएं होंगी। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। पहला हो जाएगा नगर पंचायत, ऐसे क्षेत्रों में जो ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित हो रहे हैं, वहाँ पे किसकी स्थापना की जाती है, तो नगर पंचायत की। उसके बाद है नगर पालिका परिषद, छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए इसका गठन किया जाता है। नगर पालिका निगम बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए इसका गठन किया जाता है। उसके बाद है नगर पालिकाओं की संरचना। नगर पालिकाओं की संरचना कैसी होती है, नगर पालिका के सभी सदस्य नगर पालिका क्षेत्र के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। इसके लिए प्रत्येक नगर पालिकाओं को वार्डों निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाएगा। अध्यक्षों के निर्वाचन हेतु राज्य विधानमंडल तरीके बता सकती है। नगर पालिका में निम्नलिखित व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व की भी व्यवस्था होगी। ऐसे व्यक्ति जिन्हें नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान अथवा अनुभव हो, किंतु इन्हें नगर पालिका की सभा में वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा या राज्य विधानसभा के सदस्य जिनमें नगर पालिका का पूर्ण या अंशतः क्षेत्र आता हो। नगर पालिका क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत राज्यसभा व विधान परिषद के सदस्य, समिति के अध्यक्ष वार्ड समितियों के अतिरिक्त थे। उसके बाद है वार्ड समितियों को देखते हैं लोग। ये सब जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं लोग, यह नगर पालिकाओं की संरचना के बारे में यह टॉपिक है।
राज्य विधानमंडल वार्ड समितियों की संरचना क्षेत्र व पदों को भरने के संबंध में साथ ही समिति की बनावट के लिए भी उपबंध बना सकती है। 3 लाख या अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत एक अथवा अधिक वार्डों को मिलाकर एक वार्ड समिति होगी। उसके बाद है पदों का आरक्षण। SC ST को उनकी जनसंख्या के अनुपात में, जबकि महिलाओं को कुल स्थानों या सीटों का 1/3 आरक्षण प्राप्त होगा। अध्यक्ष पद SC ST तथा महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने हेतु राज्य विधानमंडल विधि निर्धारित कर सकता है तथा यह अध्यक्ष पद हेतु पिछड़े जातियों के आरक्षण के लिए भी उपबंध बना सकता है। नगरपालिकाओं का कार्यकाल देखते हैं लोग। पंचायतों की भांति नगरपालिकाओं का भी कार्यकाल उनके प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक होता है। कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक होता है, किंतु इस अवधि से पूर्व भी इन्हें समाप्त किया जा सकता है। नगरपालिका की अवधि 5 वर्ष से समाप्त होने से पूर्व ही इसके गठन हेतु चुनाव करा लेना चाहिए, किंतु यदि नगरपालिका का विघटन हुआ है तो विघटन के 6 माह के भीतर चुनाव करा लेना चाहिए। नगरपालिका के विघटन की स्थिति में गठित नई नगरपालिका शेष अवधि के लिए कार्य करेगी, न कि 5 वर्षों के लिए। यहाँ पे जैसे हम लोग के पंचायत में देख रहे थे लोग, उसी तरह नगरपालिका में होता है कि अगर नगरपालिका विघटित हो जाती है या विघटन हो जाता है उसका, तो नई नगरपालिका जो आएगी वह शेष अवधि के लिए आएगी, ना कि 5 वर्षों के लिए। यदि शेष अवधि 6 माह से कम हो तो उस अवधि के लिए नई नगरपालिका के लिए किसी चुनाव की आवश्यकता नहीं है। अगर बचा हुआ कार्यकाल यानी कि 6 महीना से कम है तो उस अवधि के लिए नई नगरपालिका का चुनाव नहीं कराया जाएगा। उसके बाद है निर्हरताएँ। नगरपालिका के लिए चुने हुए सदस्य निम्नलिखित परिस्थितियों में अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं। यानी कि जो नगरपालिका के सदस्य चुने जाते हैं उनको किस परिस्थिति में अयोग्य घोषित किया जा सकता है, उसको देखते हैं लोग। पहला है संबंधी राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के प्रयोजन हेतु प्रचलित किसी विधि के तहत अयोग्य पाए जाने पर। दूसरा है राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन अयोग्य पाए जाने पर, किंतु किसी व्यक्ति को इस आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है कि वह 25 वर्ष से कम आयु का है यदि उसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। ध्यातव्य है कि अयोग्यता संबंधी सभी विवाद राज्य विधान द्वारा नियुक्त अधिकारियों के समक्ष पेश किया जाता है। उसके बाद अगला टॉपिक है राज्य वित्त आयोग को देखते हैं लोग। नगरपालिकाओं के लिए गठित वित्त आयोग 243 प्रत्येक 5 वर्ष में नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुनर्लोकन करता है तथा इस संबंध में राज्यपाल को अपनी सिफारिशें देता है, जो इस प्रकार है। राज्य सरकार द्वारा एकत्रित कुल करों, चुंगी, मार्ग कर एवं संग्रहित शुल्कों का राज्य व नगरपालिकाओं के बीच बंटवारा। उसके बाद है दूसरा सिपाही देखते हैं लोग। उन करों, चुंगी, पदकर और शुल्कों का निर्धारण जो कि नगरपालिकाओं को सौंपे जा सकते हैं। राज्य की संचित निधि से नगरपालिकाओं को सहायता अनुदान देना। नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक उपाय सुझाना। राज्यपाल द्वारा नगरपालिकाओं को मजबूत वित्तीय स्थिति के आयोग को दिए गए मामले। वित्त आयोग की सिफारिशों और कार्यवाही रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगा। केंद्रीय वित्त आयोग राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर? राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर नगरपालिकाओं हेतु राज्य की संचित निधि में वृद्धि के लिए उपाय सुझा सकता है। उसके बाद अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं लोग जिला योजना समिति अनुच्छेद 243 ZD के अनुसार प्रत्येक राज्य जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन करेगा, जो जिले में पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा बनाई गई योजनाओं को संगठित करेगी तथा पूरे जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करेगी। जिला योजना समिति की संरचना समितियों में स्थानों के भरे जाने व उसके अध्यक्ष चुने जाने के तरीके तथा
उसके कार्यों आदि के बारे में उपबंध करने का अधिकार राज्य विधानमंडल का होगा। यह अधिकार किसके पास होगा? तो राज्य विधानमंडल के पास। समिति के कुल सदस्यों में से 4/5 सदस्य जिले स्तर की पंचायतों और नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने बीच से ही निर्वाचित किए जाएंगे। समिति द्वारा अनुमोदित विकास योजना को समिति का अध्यक्ष राज्य सरकार को भेजता है। उसके बाद अगला टॉपिक है महानगरीय योजना समिति। प्रत्येक महानगर में संपूर्ण महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए एक महानगर योजना समिति का गठन किया जाएगा। किसका गठन किया जाएगा? तो महानगर योजना समिति का। समिति की संरचना, उसके स्थानों को भरे जाने, उसके अध्यक्ष के निर्वाचन के तरीके तथा कार्यों आदि के बारे में उपबंध करने का अधिकार राज्य विधानमंडल का होगा। इस समिति के कम से कम 2/3 सदस्य, कितने तिहाई? 2/3 सदस्य महानगर क्षेत्र के पंचायतों के अध्यक्षों तथा नगर पालिका के सदस्यों द्वारा अपने बीच से ही निर्वाचित किए जाएंगे। समिति द्वारा अनुमोदित विकास योजनाओं को समिति का अध्यक्ष राज्य सरकार को भेजता है। कौन भेजता है? तो समिति का अध्यक्ष भेजता है। उसके बाद अगला टॉपिक है नगरीय या शहरी स्थानीय स्वशासन संबंधी महत्वपूर्ण अनुच्छेद, यानी कि संवैधानिक प्रावधान भाग 9 का क। यह हम लोग नगर पालिका के बारे में अनुच्छेद देखते हैं हम लोग। तो अनुच्छेद 243 पी या तो क्या कहता है कि इसकी परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 243 क्यों या थ में नगर पालिकाओं का गठन के बारे में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 243 आर या द में नगर पालिकाओं की संरचना के बारे में वर्णन किया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 243 एस या ध में वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 243 टी या 9 में स्थानों का आरक्षण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 243 यू या प क्या कहता है? क्या कहता है? नगर पालिकाओं की अवधि आदि के बारे में। अनुच्छेद 243 भी या फ सदस्यता के लिए निरर्हता का वर्णन अनुच्छेद 243 भी फ में किया गया है। अनुच्छेद 243 डब्लू ब नगर पालिकाओं आदि की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। उसके बाद है अनुच्छेद 243 एक्स भ नगर पालिकाओं द्वारा अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियाँ। अनुच्छेद 243 वाई म में वित्त आयोग की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 243 से जेड य में नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 243 जेड ए में नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 243 जेड बी में संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना। अनुच्छेद 243 जेड सी में इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू ना होना, यानी कि कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होने की प्रक्रिया के बारे में वर्णन किया गया है अनुच्छेद 243 जेड सी में। अनुच्छेद 243 जेड डी में जिला योजना के लिए समिति का गठन। अनुच्छेद 243 जेड ई में महानगर योजना के लिए समिति का गठन। अनुच्छेद 243 जेड एफ में विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना। अनुच्छेद 243 जेड जी में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन।